बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बेटियों की टॉपिक पर एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें एक सास अपनी बहू से बेटियाँ पैदा करने पर नफ़रत करती है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ पर न्यू हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे शुरू दिन से ही बेटियों से नफ़रत थी। मेरी अपनी बेटियां भी मेरी तवज्जो नहीं पा सकी। मैंने उनसे मोहब्बत से बात नहीं की और जब वो बड़ी हुई तो जल्द ही उनकी शादी कर दी। मेरे 2 बेटे थे और उन्हीं में मेरी जान बसती थी। मेरे बड़े बेटे की बीवी, जिसको शादी हुए 3 साल ही हुए थे, 3 सालों में 3 बेटियां पैदा कर चुकी थी। मुझे बेटियों से नफ़रत थी। मैं चाहती थी कि अब की बार बेटा पैदा हो। बहू जब उम्मीद से हुई उसे डॉक्टर के पास ले गई, मगर डॉक्टर ने हर बार की तरह इस बार भी ये खबर सुना दी कि मेरी बहू एक लड़की को ही जन्म देने वाली है। इस खबर ने मुझे इतना मायूस कर दिया कि बता नहीं सकती। घर आकर मैंने अपनी बहू से बोलचाल बंद कर दी। रात भर सोचती रही कि इस मसले का क्या हल निकालूं। सुबह हुई तो 4 बजे ही मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और फिर नीम अंधेरे में ही रशीदा से मिलने चली गई। रशीदा मेरे घर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर रहती थी। रशीदा मेरी पुरानी सहेली थी, मगर इसके पास मैं क्यों जा रही थी ये मुझे खुद भी मालूम नहीं था। वहाँ जाकर रशीदा से मुलाकात की, उससे मशवरा किया। वो मेरे इतनी जल्दी आने पर हैरान रह गई। मैंने कहा, मैं रात भर अपनी बहू की खबर की वजह से सो नहीं सकी। तुम मुझे बताओ कि सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए। तब रशीदा ने मुझे एक ऐसा हल बताया जिस पर अमल करने के लिए मैं बेचैन हो गई। उसने कहा कि अगर मैं अपने घर में बेटे की कलकारियाँ सुनना चाहती हूँ, अपना पोता देखना चाहती हूँ, तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूँ और अपनी बहू को इस बारे में खबर भी ना होने दूँ, क्योंकि एक औरत के नसीब में बेटा हो या ना हो, दूसरी औरत के नसीब में लाजमी होता है। ये बात सुनकर मेरी तो खुशी की इंतहा न रही। पोते का तस्वुर जहन में आते ही मेरा दिल खुशी से भर गया। शाम तक मैं घर आई। मेरी बहू परेशान थी कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं आई हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं कमरे में चली गई। मैंने अपनी बहू से कोई बातचीत भी नहीं की। सुगरा, मेरे काम वाली, मेरे पाँव दबाने आई तो उसने मुझसे पूछा, आपा आप कहाँ गई थी। मैं उससे कुछ न छुपाती थी। मैंने उसे साफ बता दिया कि मैं अपने बेटे की दूसरी बीवी तलाश कर रही हूँ। उस पर सुगरा की आंखें खुल गईं। बीबी जी का क्या होगा, उसने मुझसे डरते डरते पूछा। अरे उसे क्या होना है, वो अपनी 3 बच्चियाँ पालेगी। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी ताकि अपनी गोद में पोतों को तो खिला सकूं। मेरी बात पर सुगरा ने मायूस होकर इधर उधर देखा और फिर राजदारी वाले अंदाज में बोली, बीबी जी आप थोड़ा सा सब्र करें। मुझे लगता है कि छोटी बेगम इस बार बेटा ही जन्म देंगी। मेरा तजुर्बा कुछ और बताता है। अब की बार उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है, बात बात पर नाराज़ हो जाती हैं। ऐसा तो सिर्फ बेटे के वक्त ही होता है। सुगरा की बात पर मैं कैसे यकीन करती, जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि इस बार भी मेरी बहू बेटी ही पैदा करेगी। मैंने सुगरा को डांट कर कमरे से भगा दिया और अपनी आने वाली बहू के बारे में सोचने लगी। ये काम भी रशीदा के बगैर मुमकिन नहीं था। अगले दिन मैं सुबह बेदार हुई तो घर में बिल्कुल खामोशी सी थी। मेरा बेटा ऑफिस चला गया था और सुगरा भी काम पर नहीं आई थी। तब मैं बहू के कमरे में गई, देखा तो वो अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थी। मैंने उसे आवाज़ दी और नाश्ता बनाने को कहा, मगर उसने जैसे मुझे सुना ही ना हो। इस बात पर मैं दिल ही दिल में तलमला कर रह गई। सोच लिया कि जल्द ही इस पर सोतन ला बिठाऊंगी, कम से कम वो लड़की मेरी खिदमत तो करेगी। इसीलिए मैं रशीदा से मिलने जा रही थी ताकि आज लड़की के बारे में बात पक्की कर लूँ। मैं रशीदा से मिलने पहुँची तो उसने मुझे बताया कि वो एक बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र की लड़की को जानती है जो कि उससे अगले गांव में रहती है। उसका आगे पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ एक चच्ची है जो इस यतीम लड़की को पाल पोस कर थक चुकी है। उसे जल्द अज जल्द ब्याना चाहती है। वो लड़की तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम्हारे आगे चूं तक ना करेगी। रशीदा की बात सुनकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। बड़ी बहू को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया था। रशीदा के साथ मिलकर मैं उस लड़की के घर गई। देखा तो वो वाकई बहुत ही कमसिन और खूबसूरत थी। उसका नाम नगीन था और वो बेपनाह हसीन थी। मेरे दिल ने गवाही दे दी कि मेरा बेटा तो इसे देखकर ही इस पर फिदा हो जाएगा और अपनी पहली बीवी को भूल जाएगा। मैंने अपने तोइन बात पक्की की, अपने बेटे की नौकरी के बारे में बताया और रशीदा के साथ ही घर वापस आ गई।
रशीदा दरअसल काफ़ी दिनों के बाद मेरे घर आई थी। मैंने उसकी खूब खातिर तवाज़ु की, बहू को उसके लिए चाय पानी लाने का कहा तो खिलाफ़े मामूल उसने मेरी बात मान ली। लेकिन जब वो चाय लेकर आई दबे कदमों खिड़की के पास खड़ी हमारी तमाम बातें सुन रही थी। शायद सुगरा ने उससे पहले इस बात की इत्तला दे दी हो कि मैं अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की का रिश्ता ढूंढ रही हूँ। बस ये सुनना था कि बहू ने आसमान सिर पर उठा लिया। उसने ऐसा वावेला मचाया कि मैं खुद भी डर गई। अब तो उसने मुझे धमकी भी दे डाली कि वो अपने भाइयों से कहकर मेरे बेटे को सीधा करवा देगी और ये भी कि वो अब एक पल भी मज़ीद यहाँ ना रुकेगी, बल्कि अपने घर जाकर ही दम लेगी या फिर मेरे बेटे को लेकर अलग घर में रहेगी, क्योंकि मैं उसका घर उजाड़ना चाहती हूँ। बहू की ये तमाम बातें सुनकर मेरा दिल खट्टा हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि बात इस कदर बढ़ जाएगी। शाम को बेटा घर आया। उसने जब मुझसे ये बातें सुनी तो वो भी मुझसे ही उलझ पड़ा। अम्मी, जब मुझे बेटियां पसंद हैं तो आपको क्या मसला है? मेरी औलाद है, मैं उन्हें चाहता हूँ। आप में तो खौफ खुदा बिल्कुल भी नहीं है। बेटे की बातें सुनकर भी मेरा जहन बदला नहीं था। बेटे, मुझे भी तुम्हारी औलाद देखनी है। मैं लड़कियां नहीं अपने घर में पोते देखना चाहती हूँ। मेरी बात पर बेटे ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। अम्मी, मैं इस सबसे तंग आ गया हूँ। बेटे की बातों से भी मुझको बहुत रंज हुआ। मैंने जब रशीदा से बात की तो उसने मुझे एक ऐसी तरकीब बताई जिसे सुनते ही मेरी रूह कांप गई, मगर फिर उसके समझाने पर मैं आमादा हो गई। उसने मुझे जो बात बताई थी वो 100% दुरुस्त भी थी, मगर ऐसा करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे रशीदा ने बताया कि मैं अपनी बहू को ही ठिकाने लगा दूं, उससे ना रहे बांस ना बजे बांसुरी वाली बात हो जाएगी और मैं बिना किसी हंगामे के दूसरी लड़की ब्याह कर ले आऊँगी। इस बात को सोचते ही मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बहू मेरी 3 पोतियों की माँ थी, मगर कभी कभी इंसान की ख्वाहिशात उसे खुदगर्ज बना देती है और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। उस रात मेरा बेटा घर नहीं था, इसलिए मैं अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार थी। अब मैं सुगरा के भरोसे नहीं कर सकती थी। जब मेरी बहू सोने के लिए अपने कमरे में चली गई तो सुगरा उसके लिए पानी लेने किचन में आई। उसे देखकर मैं भी किचन में आ गई। बेटी, जाकर बागीचे से ताज़ा लीमू तो तोड़ लाओ, सीने में बहुत जलन हो रही है। मैं भी कहवा बनाकर पीऊँगी तो सारा आराम आ जाएगा। मेरी बात पर वो दौड़ी दौड़ी बागीचे में गई। मैंने पीछे से पानी में वो दवा मिला दी जो मुझे रशीदा ने अपनी बहू को ठिकाने लगाने के लिए दी थी। पानी वो दवा डालकर देखा तो उसका रंग कुछ गदला सा हो गया था। कहीं मेरी बहू को शक ना हो जाए, ये सोचकर मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। मगर फिर सुगरा के आते ही वो ग्लास लेकर वापस चली गई थी। मैं भी इत्मीनान से अपने कमरे में चली गई। अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, न जाने अब क्या होगा। बड़े से बड़ा मुजरिम भी जुर्म करते हुए उसके हाथ तो कांपते ही हैं। और फिर मैं तो पहली बार ही ये सब कर रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं करवट पर करवट बदल रही थी कि मेरी बहू के कमरे से शोर की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। ये सुगरा की आवाज़ें थीं जो चीख चीख कर अपनी मालकिन की मौत का मातम मना रही थी। ये सुनते ही मैंने भी अपना नाटक शुरू कर दिया। चीखती चिल्लाती शोर मचाती बाहर वाले दरवाजे की जानिब बढ़ी। हाय, मेरी बहू मर गई। मैं दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि किसी ने अकब से मेरे सर पर भरपूर वार किया। मैं इस वार को सह नहीं सकी और ज़मीन पर जा गिरी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी जब आँख खुली तो मैंने खुद को एक तारीखी कमरे में पाया। खुदा जाने कितने दिनों के बाद मेरी आँख खुली थी, ये तो मैं नहीं जानती थी, मगर आसपास अंधेरा पाकर मुझे ऐसा ही लगा जैसे मैं अपनी कब्र में आ गई हूँ और मुझे दफना दिया गया हो। मैं तो अपनी बहू को कब्र में पहुँचाने का सोच रही थी, मगर ये तो बाजी ही उलट हो गई। मेरे जहन में मुख्तलिफ सोचें आने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त हूँ कहाँ। अभी सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला, हल्की सी रोशनी हुई, मगर फिर दोबारा तारीकी छा गई। आने वाली एक औरत थी, उसने अपना चेहरा ढांप रखा था। मुझसे उसने एक बात भी ना की। वैसे भी अंधेरे में मैं उसे देख भी नहीं पाई। मैंने उससे लाख पूछने की कोशिश की कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो, मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है। उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बहुत प्यासी थी, प्यास के मारे गला खुश्क हो रहा था। उसने मुझे पानी पिलाया जो मैंने एक ही सांस में पी लिया। वो पानी पीते ही मुझ पर गुनूदगी सी छा गई थी। मैं फिर गहरी नींद में चली गई। उसके बाद मेरा हाल अल्लाह ही जाने। जब मेरी आंख खुली तो फिर से वही कमरा, तन्हाई और अंधेरा देखकर मेरा जी घबरा रहा था। मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। सच पूछें तो वो कमरा मुझे किसी कब्र से कम नहीं लग रहा था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया, मगर कोई मेरी मदद को नहीं आया। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक देना शुरू की, मगर लगता था जैसे इस घर में कोई भी नहीं है। हर तरफ अंधेरा था और ये बिल्कुल खाली ही कमरा था। इसमें ना तो कोई बिस्तर था और ना ही दूसरा सामान। इस ठंडे फर्श पर लेटे लेटे अब तो मेरी हड्डियां दुखने लगी थी। मुझे यहाँ आए हुए न जाने कितनी देर गुजर चुकी थी। मैंने कमरे की दीवारों को हाथ लगाया तो मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे ये मेरे ही घर का कमरा हो। घबराहट की वजह से मेरे हवास भागता हो चुके थे। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि यहाँ हो क्या रहा है।
जब हवास कुछ बहाल हुए तो मैं लड़खड़ा कर खड़ी हुई और हिम्मत करके कमरे में मौजूद स्विच पर मेरा हाथ पड़ा तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। मुझे याद आया ये हमारा वही वाला कमरा है जहाँ हम लोग गर्मियों में दोपहर के वक्त सोया करते थे, मगर इन दिनों सर्दियाँ अभी अभी ही ख़त्म हुई थीं, इसलिए इस कमरे में कोई आता जाता नहीं था। ऐन उसी वक्त घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने पुरुमीद होकर दरवाज़ा फिर से बजाना शुरू किया। तब किसी ने दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने सुगरा खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसने मुझे नफ़रत से देखा और बोली, तुम जैसा जालिम कोई नहीं हो सकता। दिल तो चाहता है कि तुम्हें यहाँ से कभी ना निकालूं, मगर छोटी बीबी ने मुझे खुद कहा है कि तुम पर इतना जुल्म करना अच्छा नहीं, तो यहाँ मुझे तुमने बंद किया था। मैंने सुगरा को छुटिया से पकड़ लिया। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। सुगरा दरवाज़ा खोलने चली गई। मेरी नज़र अंदर आते असगर और मेरी बहू पर पड़ी, जिन्हें देखकर मेरी नज़र शर्मिंदगी से झुक गई थी, मगर मैंने किसी भी किस्म के तासुर का इजहार नहीं किया। मेरे बेटे ने मुझे सलाम तक ना किया, जिस पर मुझे थोड़ी हैरत हुई, मगर मैं चुपचाप बहू के पीछे उसके कमरे में चली गई। देखा तो वो दर्द से करा रही थी। सुगरा उसका ख्याल रख रही थी, उसे पानी और दवा लाकर देती और कभी उसकी टांगें दबाती। मैं खामोश खड़ी थी। अभी तक ना ही मेरी बहू ने मुझसे कोई बात की थी और ना ही मैं उससे कुछ मुखातिब हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने तो अपनी बहू को अपनी तरफ से मार दिया था। उसके बाद उसके ज़िंदा बचने के अमकानात कम ही थे, मगर ये क्या, मेरी बहू तो ठीक ठाक थी। सुगरा के जाने के बाद मैंने अपनी बहू से पूछा, बहू तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और नफ़रत भरे अंदाज में बोली, आप क्यों पूछ रही हैं? आप चाहती थी ना कि मैं इस दुनिया में ही ना रहूं। जानती हैं उस रात क्या हुआ था? बहू ने मुझसे सवाल किया। क्या हुआ था बेटी? मेरा दिल धड़क रहा था। जानती थी कि उसे मेरी सारी हकीकत पता चल चुकी है। मेरे पास सुगरा पानी लाई। मैं उस वक्त सुन रही थी। आप ही ने उसे लीमू बगीचे से भेजा था लाने के लिए। मैंने उठकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा कि आप ग्लास में कुछ मिला रही थी, मगर फिर मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है। सुगरा पानी लेकर आई तो उसका रंग और जायका कुछ अजीब सा था। मैंने एक घूंट भरा और फिर सुगरा को शोर मचाने का कहा। सुगरा ने फ़ौरन मेरे कहने पर अमल की। वो चीखने चिल्लाने लगी, मगर उसके बाद मुझे हैरत तब हुई जब आप भी ऐन उस वक्त बीन और मातम करना शुरू हो गईं। हालांकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। अगर आप उस सब से बेखबर होती तो लाजमन आप मेरी खबर लेने आती। आप पूछती कि हुआ क्या है, ये तकलीफ़ तुमको कैसे हुई, मगर आप तो पहले से ही मुंतज़िर बैठी थी, क्योंकि आपने वाकई में पानी में कुछ मिलाया था। सुगरा इस मामले में शरीक थी। वो जानती थी कि आपने मेरे खिलाफ क्या साजिश रचाई हुई है और आज तो उसे भी अंदाज़ा हो गया था। वो जानती थी कि अब आप कोई ना कोई नाटक लाजमी करेंगी, इसीलिए उसने आपके सर पर डंडा मारकर आपको बेहोश कर दिया ताकि आप इस इमरजेंसी की सूरत हाल में मज़ीद कोई हंगामा खड़ा करके तूफ़ान न मचा दें। मैं सब कुछ जानती हूँ अम्मा जी। मुझे आपकी एक एक हरकत की खबर है कि कैसे आप मेरा घर उजाड़ने की कोशिश कर रही हैं, मगर न जाने आप कैसे भूल जाती हैं कि आप भी एक बेटी की माँ हैं। मेरी बहू मुझे शर्म दिलाने की कोशिश कर रही थी। मैं जो पहले शर्मिंदा भी हो रही थी, अब उसके ऐसा कहने पर मैं और शेर बन गई। उसकी इन सारी बातों ने मुझे और गुस्सा दिला दिया। मैं अपने बेटे के पास गई, उससे सारी बात कह डाली कि तुम्हारी बीवी ने मुझ पर घिनौना इल्ज़ाम लगाया है। मैंने पानी में कुछ नहीं मिलाया। वो जो कह रही है वो सरासर गलत है। भला कोई सास अपनी बहू से ऐसा रवैया क्यों इख्तियार करेगी जबकि वो उसकी खिदमत भी करती हो। बात तो मेरी भी सही थी, मगर मेरी बदकिस्मती कि सुगरा ने मेरा सारा भांडा फोड़ दिया। उसने ना सिर्फ मेरे बेटे को बल्कि बहू को भी मेरी एक एक बात बता दी। शायद सुगरा ज़मीर फरोश नहीं थी, मेरे रुपए पैसे उसको मुतासिर नहीं कर सके और उसने जो कहना था कह कर ही दम लिया। मगर मेरे बेटे ने महज एक नौकरानी की बात पर यकीन करके मुझसे बातचीत बंद नहीं की, बल्कि उसने इस बात की तस्दीक रशीदा से भी बातों ही बातों में कर ली थी। इस सब की वजह से और तो कुछ ना हुआ, मैं अपने बेटे की नज़रों में भी गिर गई हूँ। अब घर के एक कोने में बैठी रहती हूँ। मेरा बेटा मुझसे बात तक नहीं करता, ना ही मेरी बहू मुझ पर तवज्जो देती है। एक सुगरा थी जो मुझसे बात कर लिया करती थी, मगर अब तो उसने भी मुझसे मुँह फेर लिया है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं, किससे अपना दर्द शेयर करूं और अपने बेटे को राज़ी करने के लिए आखिर ऐसा क्या करूं कि वो सब कुछ भूल के पहले जैसा हो जाए। मुझसे अब इस उम्र में मज़ीद दुख बर्दाश्त नहीं होते। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट कहानी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।